चैप्टर 6 बहादुर। लेखक अमरकांत। चैप्टर 6 बहादुर। नमस्कार दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के चैप्टर 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कहानी है बहादुर के ऊपर, जिसके लेखक कौन है? अमरकांत इनके लेखक हैं। तो चैप्टर 6 में बहादुर की ये जो क्या है, एक कहानी है आपके पाठ्य पुस्तक की। चलिए पाठ शुरू करते हैं। बहादुर की कहानी क्या है, इनके लेखक, इसके बारे में कुछ परिचय देख लेते हैं। चैप्टर 6 है ये क्या है? चैप्टर 6 बहादुर। लेखक कौन है इनके? अमरकांत। बहादुर जो कहानी है, इनके लेखक कौन है? अमरकांत। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? जो लेखक है अमरकांत, इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1925 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? बलिया जिले, नागरा गांव, जो बलिया जिले में पड़ता है और उत्तर प्रदेश राज्य में। नागरा ग्राम, बलिया जिला और उत्तर प्रदेश राज्य। ये जन्म हो गया 1 जुलाई 1925 ईस्वी को और मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी को। कितने वर्ष में हुआ? 89 वर्ष में, 89 वर्ष में। कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में। आपका चैप्टर 6 जो है, जिसमें क्या दिया गया है? कहानी है। ये किस पे है? कहानी है। ये भाषण या जीवन परिचय ये नहीं, ये कहानी के रूप में है। ये चैप्टर 6 किसके ऊपर है? बहादुर के ऊपर। इनके लेखक का नाम अमरकांत, जिनका जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को बलिया जिले नागर ग्राम में हुआ था और मृत्यु 17 फरवरी 2014 को हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। कितने वर्ष के उम्र में? 89 के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें लेखक जो अमरकांत थे, इनके बारे में जीवन परिचय कुछ और देख लेते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। जो लेखक है अमरकांत जी, इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में जो परिचय है, ये पढ़ते हैं। तो बहादुर के जो लेखक है अमरकांत जी, इनका जीवन परिचय जो क्या थे? हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म 1925 जुलाई के 1925 ईस्वी को नागरा ग्राम, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म नागरा ग्राम, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नागरा ग्राम में जुलाई 1925 को हुआ था। इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल, ये सरकारी विद्यालय से, सरकारी स्कूल से, बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई, मतलब 10वां 10th लेवल तक जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं। अमरकांत जी जो लेखक हैं इस कहानी के, बहादुर के चैप्टर 6 में, जो ये भी 10वां तक की पढ़ाई सरकारी विद्यालय से ही किए थे, बोर्ड स्कूल से किए थे। कुछ समय तक इन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और
12th 10वां जब हो गया यहाँ पे बलिया जिले से ही वही पढ़ाई किए। इसके बाद 12वां 11वां का कुछ पढ़ाई जो इंटरमीडिएट लेवल का जो कुछ पढ़ाई है ये गोरखपुर और इलाहाबाद से किए। जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम 1925 में मतलब अंग्रेजों के समय में ही इनका जन्म हुआ था और 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। वही स्वाधीनता संग्राम में 1942 ईस्वी में जो हुआ था उसमें शामिल ये हुए थे। अमरकांत जी जो लेखक हैं ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये शामिल हुए थे, जिससे इनका जो शिक्षा है इंटरमीडिएट का बोर्ड का तो 10वां तक कर चुके थे बलिया से ही, और गोरखपुर और इलाहाबाद से जो कर रहे थे 12वां का पढ़ाई इंटरमीडिएट लेवल का, तो वो 1942 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के कारण क्या रह गया, पूरा नहीं हो पाया। और अंततः पेन चेंज कर लेते हैं। और अंततः 1942 में ये शामिल हुआ स्वतंत्रता संग्राम में। 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया, तो 1942 में ये नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद 1946 में 4 साल बाद ये इंटरमीडिएट का पढ़ाई कहाँ से पूरा किए, सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से, जहाँ पे जो जिला इनका पड़ता था बलिया, वहीं से फिर इन्होंने क्या किया, अपना इंटरमीडिएट का पढ़ाई कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से, और जब देश आज़ाद हुआ तो 1942 ईस्वी में ये क्या किए, इलाहाबाद से बीए की पढ़ाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए कंप्लीट किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स से ये पढ़ाई किए। कब, 1948 ईस्वी में। आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली, और 1946 के बाद ये ग्रेजुएशन बीए पूरा करके 1948 ईस्वी में 1947 में एक साल में हो गया। बाकी आगरा के वहीं पे फिर बीए जब पढ़ रहे थे उसी समय ये आगरा के जो एक सैनिक संपादक पत्र था, जैसे होता है दैनिक पत्र न्यूज़पेपर पत्रिका में, उसी के संपादकीय विभाग में क्या कर लिए, नौकरी कर लिए। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए, और फिर आगरा में ही प्रगतिशील लेखक संघ जो प्रगति के बारे में लिखते हैं उसमें ये संघ में ये शामिल हो गए। वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत, और वहां से ये कहानी लिखना शुरू किए। कब, प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल होने के बाद वहां से लिखना ये स्टार्ट किए, प्रारंभ किए, उसी पे ये कहानी आया है। ठीक है, और कहानी लिखना शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, पहले कौन से, सैनिक दैनिक पत्रिका में, फिर अमृत दैनिक पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद से भी संपादकीय विभाग से संबंध रहे। बाकी इलाहाबाद के जितने भी लगभग लेखन के पत्र के, मासिक पत्र के, दैनिक पत्र के सभी विभाग में ये अपना लेख लिखकर ये योगदान दिए, संबंधित रहे। अखिल भारतीय नेशनल लेवल पे जो कहानी का प्रतियोगिता होता है, में उनकी कहानी कौन सी, डिप्टी कलेक्टरी को पुरस्कृत किया गया, उपहार दिया गया। इनकी एक कहानी को क्या किया गया, भारत के कहानी प्रतियोगिता जो नेशनल लेवल पर स्टोरी जो लिखते हैं लेखक के, नेशनल लेवल पे इनके कहानी को, कौन सी कहानी को, डिप्टी कलेक्टरी को क्या मिला, उपहार मिला, पुरस्कृत किया गया। उन्हें कथा लेखन के लिए, और फिर अमरकांत को कथा लेखन के लिए किसमें, साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेखन में के क्षेत्र में इन्हें साहित्य इम्पोर्टेंट है, अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला। आज़ादी के बाद, और जब 1947 के बाद 1947 के बाद आज़ादी के बाद हिंदी तथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानी मध्यम वर्ग विशेषकर मध्य वर्ग के जीवन
और फिर आज़ादी के बाद ये मतलब ये इनको बहुत सारा उपहार इनका जो लिखा हुआ लेख था, कहानी था, इनको उस कहानी को नेशनल लेवल पे, भारतीय देश स्तर पे पुरस्कृत किया गया और फिर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और फिर आज़ादी के बाद इन्होंने क्या किया, हिंदी और साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में कौन कौन से वर्ग, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग के जीवन अनुभव और जिजीविका का बेहद बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। उनके जो अमरकांत के जो कहानी है, इनके मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के और उसमें भी जो लोअर मिडिल क्लास है उनके जीवन पे इनकी कहानियाँ क्या है, बहुत बहुत ही बेहद प्रभावशाली है। उनका चरित्र चित्रण करता है, अंतरंग चित्रण करता है, उनके जीवन के बारे में बतलाता है। इनके कहानियों में अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय स्पर्श और जो इनके सपाट मतलब समान नजर आने वाले जो कहानी जो इनके लेखक है, सपाट समान नजर आने वाले जो इनके कथन में भी वे अपने क्या करते हैं, जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देती है। उनके लेखन की ये क्या है, प्रतिभा है। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा भी ये क्या है, खास किसकी फक्करपन है, मतलब जो वास्तविक है उस रूप में ये कहानी को प्रदर्शित करते हैं, बतलाते हैं। लोक जीवन के मुहावरे, इनके कहानी में लोक जीवन के मुहावरे, देशज शब्द के प्रयोग से उनकी भाषा एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है, कहानी में जो यूज करते हैं मुहावरा और देशज शब्द, उनकी कहानी को क्या करती है, चमक पैदा कर देती है और पाठकों जो निजी लेख में ले जाती है, पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। मतलब जो इनके कहानी को पढ़ते हैं उस कहानी को, मतलब जो इनके कहानी को जो लेख पढ़ने वाले होते हैं पाठक, वो अपने आप को इनके कहानी से जोड़ लेते हैं, ऐसा प्रभाव है इनके लेखन का। ठीक है। अमरकांत के कई कहानियां संग्रह, इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से जिंदगी और जोंक, देश के लोग, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब उनके कहानी का क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है। जिंदगी और जोंक, देश और लोग, मौत और नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह हैं। और उपन्यास में सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि क्या है, उपन्यास है और ये सब कहानी है। ठीक है। उन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा था, बानर सेना के नाम से उन्होंने क्या किया था, एक उपन्यास भी लिखे हैं। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में जो ये कहानी है, ये तो हो गया इनका जीवन परिचय और भी इनके बाकी इनके अतिरिक्त कहानियों और उपन्यासों के बारे में। और इन्होंने कहा शिक्षा जीवन परिचय के साथ साथ इन्होंने और क्या क्या इनके साहित्य लेख, कहानी, उपन्यास हैं। तो अब यहाँ से प्रस्तुत कहानी जो बहादुर है, इसमें मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी। ये जो कहानी है बहादुर, जिसका टाइटल भी क्या है, बहादुर ही है। इसमें एक निम्न मध्यम वर्गीय के यहाँ काम करने वाले व्यक्ति जो है, बहादुर नाम से है, उसका नाम है व्यक्ति का, एक नेपाली गवई गोरखा की है। जो क्या है, बहादुर जो वो नेपाल का रहने वाला है, गोरखा है। परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर से बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में उनकी सेवा देने के बाद भी एक दिन सभा में उनकी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंत व्यवस्था देकर चले जाने की कहानी है। मतलब अच्छे मन से अच्छे रूप से कार्य करने के बाद भी इसमें मध्यम वर्ग के जो मुखिया हैं उनके द्वारा कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया। तो जो कहानी में पढ़ेंगे तो इसमें यही बतलाया गया है। और लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई समरी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। लेखक जो है घर के भीतर जो भी और बाहर जो जो क्या होते हैं, सिचुएशन, परिस्थिति है, सभी को इसमें बताया गया है। नौकर का काम, उसके प्रति मध्यम वर्ग और उनके परिवार का व्यवहार, घर में बाहर में सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से इसमें क्या किया गया है, बताया गया है।
हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। और इसमें ये जो कहानी है इसमें एक नायक को क्या करती है, दिखलाने का कार्य करती है। तो ये था आपका बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का संपूर्ण परिचय। तो चलिए, ये सब हो चुका है, ये भी जीवन परिचय ही था। फिर आते हैं प्रश्न पाठ का सारांश। ये लगभग सारांश, समरी जो होता है, क्या कहते हैं सारांश को, समरी जो होता है पाठ का, ये सभी कहानी को संक्षेप में बतलाने का कार्य करती है। तो सभी का समरी सारांश जो प्रश्न में रहेगा उसको याद करिएगा। ये कहानी को छोटा रूप में लिखने का एक क्या है, रूप है, जिसे सारांश कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पाठ का सारांश क्या है। प्रस्तुत पाठ बहादुर, ये इनके लेखक अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का के रूप में, रंग रूप में जो लड़का है बहादुर, उसके नेपाली रूप के भेष के बारे में स्पष्टता दिखाई है। स्वभाव कैसा है, कर्मनिष्ठा, काम करता है, कर्मनिष्ठा, त्याग, स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन किया है। इसमें बहादुर नामक लड़का जो है उसका व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। ठीक है, तो क्या होता है, एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष के उम्र के ठिगना चकैठ शरीर, गोरे रंग, चपटा मुंह वाले लड़के को देखा। लेखक ने 12-13 वर्ष बहादुर का उम्र था, गोरा रंग, चपटा मुंह था, वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। तो रंग रूप क्या था, तो ये 12-13 वर्ष उम्र, ठिगना चकैठ शरीर, गोरे रंग का चपटा मुंह और लड़के को लेखक ने देखा। वो क्या वस्त्र क्या था, सफेद नेकर, आधी बाह का कमीज था और भूरे रंग का पुराना जूता क्या था, भूरे रंग का पहने हुए था बहादुर। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बना था और गले में क्या था, एक रुमाल बांधे हुए था। परिवार के सभी सदस्य उसे पैनी दृष्टि से देखा, मतलब वो लेके आए अपने घर में बहादुर को। तो जब लेके आए तो लेखक के परिवार के सभी सदस्य क्या किए, उसे गौर से देख रहे थे। लेखक को नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था क्योंकि उनके भाई और रिश्तेदार के घर भी नौकर थे। तो वे बहादुर को अपने घर इसीलिए लेके आए क्योंकि उनके जानकार रिश्तेदार में भी क्या थे, सभी नौकर रखे हुए थे, रिश्तेदारों के घर में नौकर थे, इसलिए लेखक ने अपने घर में भी नौकर को लाया जिसका नाम बहादुर था। फिर उनकी भाभियां रानी की तरह चरपाइयां तोड़ती थी, जबकि उनकी पत्नी निर्मला दिन से लेकर रात तक परेशान रहती थी। लेखक के जो भाभियां है, वो जो नौकर रखे हुए थे, रिश्तेदार भाई बहन सब, वो दिन रात क्या करते थे, चरपाई मतलब आराम से रहते थे। लेकिन उनकी पत्नी, लेखक की पत्नी, जिनका नाम क्या है, निर्मला है, ठीक है, दिन से लेकर रात तक काम में ही परेशान रहते थे। इसीलिए लेखक के साले ने उनके घर पे नौकर के लिए लाया था। वह नेपाल तथा बिहार की सीमा पर रहता था। तो बहादुर है वो नेपाल और बिहार का बाउंड्री जो सीमा पड़ता है वहाँ पे रहता था। लेखक का सारा लेके आया था, ठीक है। उसका बाप युद्ध में मारा गया था, वार में। बहादुर के जो पिता है उनके, वो युद्ध में मारे गए थे। माँ ही सारी परिवार का भरण पोषण करती थी। वह गुस्सैल स्वभाव की थी, उसकी माँ जो है गुस्सैल स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए, किंतु काम करने के लिए वह जंगलों में भाग जाता था, जिस कारण उसे माँ मारती थी। लेकिन बहादुर काम नहीं करता था और उनकी माँ क्या थी, गुस्सैल स्वभाव की थी। तो जिस कारण से बहादुर डर से क्या करता था, जंगल भाग जाता था, जिस कारण से उसके लिए भागने के लिए पिटाई भी लगता था। एक दिन चराने में पशुओं में से उस भैंस को उसने बहुत मारा, जिसको उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब
काम करने के लिए गया। तो क्या काम करने के लिए, जो जानवर था उसके घर में उसको चराने के लिए जब ले गया बहादुर भैंस को, जो भैंस जानवर के रूप भैंस था उसको चराने के लिए जब बहादुर ले जाता है, तो उसने उस भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ क्या करती थी, बहुत प्यार करती थी। मार खाकर भैंस क्या करती है, भागता हुआ वो क्या करता है, उसकी माँ के पास पहुंच जाता है। भैंस जिसको पीटा था बहादुर, वो भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान करके माँ ने उसकी निर्दयता से पिटाई कर दी। तो जो बहादुर पहले भैंस को मारा, तो वो भैंस भाग के कहाँ चला गया, उसके बहादुर के माँ के पास। बहादुर की माँ जैसे देखती है उस भैंस को, तो वो देख के उसको, बहादुर को वो पीट देती है। तो आगे क्या होता है, बहादुर का मन मतलब गुस्सा करता है, माँ पे गुस्सा आता है। उसने माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए और वहां से भाग गया। फिर वो बहादुर घर से भाग जाता है तथा 6 मील दूर बस स्टेशन पहुंच गया। घर से भागकर 6 मील दूर वहां से बस स्टेशन था, वहां पे वो पहुंच जाता है और उसकी भेंट वहीं पे लेखक से होती है। वहीं पे जब घर से भागा था तो बस स्टैंड पे ही उसकी भेंट किससे होती है, लेखक से। लेखक ने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम दिल बहादुर, बहादुर का पूरा नाम क्या है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, जो लेखक को वो बताता है। लेखक ने उसकी पत्नी से उसे काम के ढंग के बारे में बताया। तो मतलब ये उसका पूरा कहानी था कि कैसे लेखक के घर तक बहादुर आया। ठीक, तो आने के बाद लेखक तथा उनकी पत्नी ने उन्हें काम के बारे में, लेखक की पत्नी भी काम से परेशान रहती थी, काम करने के ढंग के बारे में बताया कि कैसे कैसे काम समझाया, काम के को समझाया कि ऐसे ऐसे काम करना है। साथ ही मीठे वचनों से उसका दिल भर दिया, मीठी मीठी बातों से बहादुर का दिल भर दिया। निर्मला जो लेखक की पत्नी है ने उनके नाम से दिल हटा दिया तथा अब दिल बहादुर से बहादुर, मतलब बहादुर का नाम जो था दिल बहादुर, उससे निर्मला ने ही उसके नाम को दिल हटा के क्या कर दिया, बहादुर, सिर्फ नाम क्या कहा उसको, बहादुर कह के पुकारा। ठीक है, बहादुर अति हंसमुख, बहादुर स्वभाव से हंसमुख मेहनती लड़का, वह हर काम में हंसते हुए, वह हर तरह के काम को हंसते मुस्कुराते हुए करता था। लेखक की पत्नी निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। शुरुआत में बहादुर जो है वो हंसमुख स्वभाव का और मेहनती लड़का था, तो सभी कामों को वो मेहनत से अच्छे ढंग से अच्छे रूप से करता था, जिस कारण से लेखक की जो पत्नी, जिनका नाम क्या है, निर्मला है, वो भी नौकर का, बहादुर का ख्याल रखती थी। उसकी वजह से घर का उत्साहपूर्ण वातावरण था, उसकी वजह से, बहादुर की वजह से क्या था, घर का माहौल कैसा हो गया था, उत्साहपूर्ण, खुशियां भर गई थी। आगे लेखक की पत्नी निर्मला भी ऐसे नौकर को पाकर अपने आप को क्या समझती थी, धन समझती थी, अपने आप को सौभाग्यपूर्ण मानती थी। निर्मला ऐसे जो बहादुर था उसके काम से क्या थी, खुश थी। इसीलिए वह आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। तो धीरे धीरे क्या होता है, तो खुश थी, तो वो आसपास के लोगों को सुनाकर पड़ोसियों को ये जलाने का काम हो गया, या फिर अपने आप को दिखावा करने का, कि क्या कहती थी, बहादुर आकर क्या कर लो, नाश्ता कर लो। नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं तो दूसरी औरत की भांति नहीं हूँ, मैं तो नौकर और चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। 12-13 साल का था बहादुर, तो ये दिखावा करने के लिए ये निर्मला जो है वो सुना रही थी, जलाने का काम कर रही थी, या फिर अपना नौकराने का दिखावा भी कर रही थी। जो पड़ोसियों को क्या सुना कर बोल रही थी कि बहादुर आके खाना खा लो, मैं दूसरे तरह के औरतों की तरह नहीं हूँ जो अपने नौकर से प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। ठीक है, बहादुर भी घर का सारा काम करने में लगा रहता था, बहादुर भी मन से घर का सारा काम कर देता था। जैसे सवेरे उठकर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ना, सवेरे उठ के दातुन दतमन जो होता है नीम का, वो लाता था, घर की सफाई करना, कमरों में पोछा लगाना, चाय बनाना और सबको पिलाना, तो ये काम था, दातुन लाना, फिर साफ सफाई करना, पोछा लगाना, चाय बनाना, सभी को चाय पिलाना, दोपहर में कपड़े धोना, बर्तन
साफ करना, ये सब उसका काम था, जो नौकर का सामान्य रूप से काम होता है। बहादुर सीधा साधा तथा रहमदिल बालक था। वो अपनी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहने पर काम न करने का आग्रह करता था, और जब वो जो बच्चा था बहादुर, वो तबीयत नहीं ठीक होता था, काम करने के लिए निर्मला को जो लेखक की पत्नी है उनको, मालकिन को मना करता था कि आप काम नहीं करिए। आग्रह करता था कि आपका तबीयत ठीक नहीं है। दवा खाने का समय होने पर वह भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। ठीक, वह कृतज्ञ बालक था, मतलब वो कृतज्ञ आज्ञाकारी बालक था। निर्मला के पूछने पर उसने कहा कि आगे बहादुर जो था वह कृतज्ञ बालक था, वह आज्ञाकारी बालक था बहादुर। निर्मला के पूछने पर उसने कहा कि माँ बहुत मारती थी। जो आज्ञाकारी बालक था उसने निर्मला के पूछने पर उसने क्या कहा कि माँ बहुत मारती थी, इसलिए माँ की याद नहीं आती है। माँ के बारे में बताता है बहादुर निर्मला को, वो उसकी माँ कैसी थी, गुस्सैल थी, मारती थी। परंतु माँ के पास पैसा भेजने के संबंध में उसका उत्तर था, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा, मतलब जो पैसा वो नौकरी करके नौकर के रूप में कमाता था, उसके बारे में क्या कहता है बहादुर, माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। इसके स्पष्ट होता है कि वह मस्त और नेक इंसान था, आज्ञाकारी, मस्त और वो ईमानदार भी था। तो जो पैसा मिलता था उसको वो क्या करती थी, क्या करता था, अपने माँ के लिए भी कमाया हुआ धन भेजता था। उसकी मस्ती का पता तब चलता था जब रात का काम समाप्त, जब सभी काम समाप्त होता था तो वो एक टूटी खाट पर बैठ जाता तथा नेपाली टोपी पहनकर आईना में बंदर की तरह मुंह देखता, और कुछ देर तक खेलने के बाद वह धीरे स्वर में वो खेलता। जब सभी काम घर का रात के समय सब काम करने के बाद वो अपनी टोपी पहनकर एक चारपाई खटिया पे सोता था और क्या करता था, कुछ समय खेलता और फिर कुछ गाना गुनगुनाता था। उसने पहाड़ी गाने से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। वो पहाड़ी गाना गाता था, उससे नेपाली गाना, उससे घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। उसके गीत को सुनकर लेखक को लगता था कि बहादुर के गीत को सुनकर, गाने को सुनकर लगता था कि पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। बहादुर चलिए आगे। लेखक अपने को ऊंचा और मोहल्ले के लोगों को तुच्छ समझ मानने लगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, लेखक अपने को आगे चलकर अपने आप को ऊंचा, क्योंकि उसकी सारी लगभग समस्या समाप्त होगी, दुख में ही अपने आप को क्या समझता है, नॉर्मल समझता है। जब उसके पास सुख आ गया, सभी काम आसानी से होने लगा, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तब लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगे। क्योंकि उनके यहाँ नौकर था, लेखक के यहाँ नौकर था, और बहादुर की वजह से घर के सभी लोग आलसी हो गए थे। और धीरे धीरे बहादुर की वजह से, बहादुर तो सारा काम कर देता था तो लोग आलसी हो गए। मामूली काम के लिए बहादुर की पुकार होने लगी, छोटे छोटे काम के लिए भी अब बहादुर का उपयोग होने लगा। जिसने बहादुर को घर में हमेशा नाचना पड़ता था, मतलब छोटे छोटे काम जो पहले कर लेते थे वो भी अब नहीं करने लगे, वो भी बहादुर के ऊपर डाल दिया गया। बड़ा लड़का किशोर ने अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिया, और लेखक का जो बड़ा लड़का था, किशोर नाम है, लेखक अमरकांत, पत्नी निर्मला, और सबसे बड़ा लड़का जो है किशोर नाम है उसका। क्या नाम है, किशोर। अपना सारा काम बहादुर को सौंप देता, बहादुर से करवाने लगा, इसका ये अर्थ है। वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखना चाहता था, और किशोर जो है बहादुर को अनुशासन में रखना चाहता था।
इसीलिए काम में कोई गड़बड़ी होती तो उसे बड़ी बुरी गालियाँ देता था, और गलत काम होने पे उसे बड़ा भला बुरा भी कहा जाने लगा। ठीक। और कभी कभी पहले सभी प्यार से रखते थे, लेकिन कभी कभी जैसे उसकी माँ करने लगी, ऐसे व्यवहार भी लेखक के घर में बहादुर के साथ होने लगा। फिर समय बीतने के साथ ही लेखक के मनोस्थिति भी धीरे धीरे क्या हो गई, व्यवहार बदल जाती है। अब बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाने लगा। पहले जब जरूरत था, जब परेशान रहते थे सभी लोग काम में, तब कुछ समय उसे प्यार से रखा गया, लेकिन जब क्या हो गया, सब नॉर्मल हो गया, सबको आराम मिलने लगा, तो सब उसको नौकर अब बच्चे की तरह नहीं समझने लगे। उसने अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता था, और खान पान भी पहले एक साथ था बहादुर का सभी लेखक के परिवार के साथ, लेकिन अब बहादुर का खाना भी क्या कहा गया, भोजन स्वयं बनाने के लिए कहा जाने लगा, मजबूर किया गया। रोटी बनाने से इनकार करने पर निर्मला ने से मार खाता था, और अगर बहादुर रोटी बनाने से मना करता तो निर्मला भी लेखक की पत्नी भी उसे मारती थी। इतना ही नहीं, कभी कभी एक गलती के लिए निर्मला तथा किशोर दोनों मारते थे। कभी कभी बहादुर गलती करता तो निर्मला और किशोर जो बड़ा लड़का है दोनों मिलकर मारते थे, जिस कारण से बहादुर के अधिक गलतियां होने लगे, जिस कारण से कॉन्फिडेंस हिल गया बहादुर का, और ज़्यादा गलती होने लगा। लेखक यह सोच कर चुप रहने लगे कि नौकर चाकर के साथ मारपीट होना स्वाभाविक है, और लेखक भी यह देखकर समान समझते थे कि नौकर को कंट्रोल में रखा जाना चाहिए। ये समान रूप है, लेखक भी चुप रहते थे, नौकर चाकर के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। आगे इसी बीच एक दूसरी घटना घट जाती है। इसी बीच एक क्या होता है, इसी सब के बीच व्यवहार बदलने के, शुरू में व्यवहार अच्छा था, फिर व्यवहार बदल गया। जैसे उसकी माँ करती थी बहादुर के साथ, वैसे ही लेखक के परिवार भी करने लगे। इसी बीच एक घटना होती है, लेखक के घर में कोई रिश्तेदार आता है, रिलेशन वाला आता है, उनके भोजन के लिए रोहू मछली और देहरादूनी चावल मंगाया जाता है। जो रिश्तेदार आए थे लेखक के घर, उनके लिए मछली, रेहू मछली जो नॉर्मल है सभी जानते होंगे बिहार में रेहू मछली किसे कहते हैं, और देहरादूनी चावल ये मंगाया गया था। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबियाँ छनने लगी। फिर नाश्ता खाने पीने के बाद रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी रुपये गुम होने की, और जो रिश्तेदार आए थे अचानक क्या कहते हैं, रुपये चोरी होने की बात कहकर घर में भूचाल उत्पन्न कर देती है। जो रिश्तेदार आया था वो खाने पीने के बाद, बातचीत करने के बाद पैसे चोरी की बात कर घर में क्या करता है, कोलाहल, भूचाल उत्पन्न कर देता है। बहादुर के सिर पर दोष मढ़ा जाता है, और चोरी की बात किस पे इल्जाम लग जाता है, बहादुर पे। लेखक को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि बहादुर ने जब तक इधर उधर पैसे पड़ा देखता था तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे। लेखक को विश्वास नहीं होता है। रिश्तेदार ने क्या किया, रिश्तेदार ने इल्जाम डाल दिया बहादुर पे, लेकिन लेखक को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक बहादुर ने उसके घर में, लेखक के घर में चोरी नहीं की थी। तब किंतु रिश्तेदार को के यह कहने पर ही नौकर चाकर चोर होते हैं। रिश्तेदार फिर क्या कहने लगा कि नौकर चाकर ही क्या होते हैं, चोर होते हैं। रिश्तेदार यह कहने लगे कि नौकर चाकर कैसे होते हैं, चोर होते हैं। बदनाम किया जाने लगा कि इसके घर से नौकर चला जाए, और पहले जैसे रहते थे लेखक का परिवार परेशान रहता था, वैसे ही फिर से वही स्थिति हो जाए। लेखक ने उससे कड़े स्वर से पूछा। फिर लेखक को तो विश्वास नहीं था, क्योंकि आज तक बहादुर ने कभी चोरी नहीं किया था, किसी का पैसा नहीं लिया था। जो पैसा देखता भी था वो निर्मला के हाथों में, लेखक की पत्नी को हाथों में वो बच्चा दे देता था। तो लेखक पूछते हैं कि क्या बहादुर तुमने पैसा लिया है, तुमने यहाँ से रुपये उठाए हैं, पूछते हैं। उसने निर्भीकता पूर्वक, उसने साहसपूर्ण, क्योंकि उसने नहीं लिया था, वो कहता है कि नहीं बाबूजी, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। बहादुर का मुंह काला पड़ गया, क्योंकि पहली बार उस पर पैसे चुराने का इल्जाम लगा था, इससे पहले नहीं। लेखक ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। चोरी के बाद फिर लेखक गुस्सा भी हो गया, उसके गाल पे एक तमाचा लगा दिए, एक जड़ दिए। ऐसा करने से बता देगा, शायद ये सच बोल देगा मारने से। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसी समय, मतलब कभी आज तक लेखक ने उन्हें, बहादुर को नहीं मारा था, लेकिन आज उससे पिटाई लगने पे
उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसी समय रिश्तेदार साहब ने बहादुर का हाथ पकड़कर, फिर रिश्तेदार क्या करते हैं, बहादुर का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए, जैसे पुलिस को देने जा रहे हो। फिर उसने पैसे लेने की बात स्वीकार नहीं की, तो मतलब पहले लेखक मारते हैं, फिर रिश्तेदार जो थे वो भी उसे मारते पीटते हैं, फिर भी बहादुर नहीं लिया था तो स्वीकारता नहीं है। निर्मला भी अपना रोब जमाने के लिए 2-4 तमाचे लगा देती है बहादुर को। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। ये घटना जब चोरी का नाम लगा, इसके बाद फिर और ज़्यादा उसे डांट फटकार लगने लगा, पिटाई लगने लगा। किशोर उसकी जान के पीछे पड़ गया था। एक दिन बहादुर वहाँ से भाग निकला, तो जैसे उसकी माँ गुस्सा में पिटती थी, मार पिटाई यहाँ भी होने लगा, लेखक के घर में भी किशोर भी मारने लगा। तो फिर से यहाँ से भी जैसे वो बहादुर अपने घर से भाग गया था, अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण, कि वो निर्मल स्वभाव का था। तो यहाँ से भी बहादुर क्या करता है, भाग जाता है अपने घर से भी। फिर बहादुर तो ये घर से भाग जाता है। ये चोरी की इल्जाम लगने के बाद कुछ समय के बाद जब लेखक दफ्तर और जब जब भाग जाता है, ये भागने की घटना के बाद जब लेखक घर पे आते हैं, जब अपने ऑफिस से जब घर लौटते हैं, जब लेखक एक मिनट, जब लेखक भाग गया तो इस लेखक को पता नहीं था। तो जब लेखक क्या होते हैं, अपने ऑफिस से दफ्तर से घर आते हैं, लेखक जब दफ्तर से घर लौटकर आते हैं तो क्या देखते हैं, घर में सभी लोग उदास थे। सभी दो लोग, घर के सभी सदस्य उदास थे। निर्मला चुपचाप थी, आंगन में सिर पर हाथ रख कर बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना, जो नौकर वो तो भाग गया था रात में ही बहादुर भाग गया था। तो बर्तन जो भी सारा काम था, घर के लोग तो काम से छुटकारा ही पा लिए थे। तो सारा जो काम है वो क्या हो गया था, सारा जो काम था वो जैसे का जैसे था वो पड़ा हुआ था। सुबह से ही सारा सामान अस्त व्यस्त था, घर की सफाई नहीं हुई थी, बर्तन साफ नहीं हुए थे, कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे। बहादुर के जाते ही सबके होश बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए। निर्मला अपने बदकिस्मती का रोना रो रही थी, और निर्मला नौकर के भाग जाने पे अपने आप को कसूरवार मान रही थी और रो रही थी। लेखक बहादुर का त्याग देखकर भौचक्का रह जाता है। लेखक पैसे क्या देखते हैं, बहादुर पैसा नहीं लिया, मारने पीटने के बाद भी कुछ नहीं कहा, भाग वहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं मिला, तो बहादुर वहाँ से भी भाग जाता है। तो लेखक उसके इस त्यागपन से प्रभावित होते हैं, क्योंकि मतलब इस कहानी में निम्न लोगों के व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है, उसके व्यवहार के बारे में बताया गया है, और व्यवहार कैसा होना चाहिए उसी पे सुधार के लिए कहानी के जरिए समाज में निम्न लोगों में, मिडिल क्लास में सुधार लाने के लिए बताया गया है। ठीक है, उसने अपना तनख्वाह, वस्त्र, बिस्तर तथा जूते सब कुछ छोड़, और पैसा तो नहीं लिया था, और बाकी जो सामान था वो ऐसे ही छोड़ दिया था। जिसमें बहादुर के अंदर के दर्द का पता चलता है, और दर्द का पता चलता है कि बेचारा भागने से पहले अपना सामान भी नहीं लिया था। वह बहादुर गरीब होते हुए भी आत्म अभिमानी था। मार तथा गाली गलौज के कारण ही वह माँ से दुखी तथा उसने घर का त्याग किया था। मारपीट और गाली गलौज के कारण ही क्या करता है, माँ से, लेखक के परिवार से, सभी से अच्छा व्यवहार नहीं हो पाने के कारण ही बहादुर जो है वो उसको सही व्यवहार, जैसा उसका स्वभाव था उस कारण से वो क्या होता है, अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण वो घर से, अपने माँ के घर से तथा लेखक के घर से भी सिर्फ व्यवहार के कारण, स्वभाव के कारण ही वो चला गया था। क्योंकि बहादुर का स्वभाव क्या था, अच्छा था, लेकिन बाकी जो उसके साथ रहने वाले थे उसका स्वभाव बहादुर के प्रति अच्छा नहीं था। तो ठीक है, बाकी जो प्रश्न उत्तर है ये आपका पाठ का क्या है, सारांश है, पूरा संपूर्ण कहानी है।
तो पाठ आप समझ गए होंगे। तो इसका चैप्टर 6 का प्रश्न उत्तर जो है वो अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक।